मला मराठी येत नाही, इसलिए बहुत माफ़ी के साथ आप सबसे हिंदी में अपनी बात रखने का इजाज़त चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी समझ लेते होंगे सब लोग। अच्छा होता कि मैं भी मराठी जानता और मराठी में बोलता तो बहुत खुशी होती। सबसे पहले विराट महाविराट भीम मेलावा वेलतूर कुही नागपुर की पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक भीम मेला में मुझे आमंत्रित किया। संजय मिश्राम साहब ने जब ये आयोजन के बारे में बताया कि भाई ये मेला पूरे इलाके में बहुत लंबे समय से भीम उत्सव की तरह, भीम मेला की तरह लगता है। एक दुखद घटना जो खैरलांजी की हुई और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में पूरे समाज के लोग एकजुट होकर के अपने लोगों को जगाने के लिए, सबको एक साथ मिलजुल करके एक अच्छा समाज बने, किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार न करे, फिर से कोई खैरलांजी ना हो, इसकी कोशिश करने के लिए एक मेले की तरह इसका आयोजन हर साल होता है। और इस बार आपने हमें आमंत्रित किया और हमें सम्मान दिया, तो ऐसे आयोजन में आकर मुझे ये महसूस होता है कि आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आपने हमें ये मौका दिया है, संजय साहब आपने ये मौका दिया, तो हम अपने आप सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इस इतिहास में हमारा एक शिरकत हुई है। और मैं मौसम चूंकि इतना विपरीत रहा, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, हमारे जैसे लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाह रहती है, जो सत्ता में बैठे हैं उनको अच्छा नहीं लगता ना कि कोई लोगों के बीच में जाए और उनको जागरूक करे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यूपी आजमगढ़, दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और नागपुर आया हूं। अब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक, और नागपुर में हम खड़े हैं। ये संभव ही नहीं हो पाता अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं लागू है। असल में किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीर के बीच में आने वाले जमीन के टुकड़े से कोई देश नहीं बनता है। देश बनता है वहां के लोगों से, और वहां के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, मोहब्बत और प्यार से रहें, किसी के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहें, तब जाकर के एक देश बनता है। ये हमारी समझदारी है। और इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज 28 नवंबर है और 2 दिन पहले 26 नवंबर को, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को इस देश ने एक संविधान को अंगीकृत किया, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आज 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बनाकर देश के सामने रख दिया गया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हुए एक सपना देखा, उनके नेतृत्व में और भी लोग थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखा, और जब वहां पर सदन में सब प्रस्ताव रखा गया तो सबसे वरिष्ठ साथी ने पूरे सदन के सामने ये गिनवाया कि भाई प्रारूप समिति में कुल 6 लोग थे, एक बहुत जल्दी गुजर गए,
एक विदेश चले गए, 2 बीमार रहते थे, एक केवल लिखने का काम करते थे। इसलिए पूरे संविधान सभा की प्रारूप समिति का अगर श्रेय किसी को जाना चाहिए तो सबसे पहला श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना चाहिए। तो यह अफवाह फैलाई जाती है कि अकेले थोड़े उन्होंने संविधान लिखा, और लोगों ने एहसान कर दिया कि उनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। और जब पता ये चला, इतिहास पढ़ेंगे आप तो ये मिलेगा कि ये कोई एहसान नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि उतना योग्य, उतना काबिल, उतना पढ़ा लिखा, उतना समझदार दूसरा कोई व्यक्ति वहां था ही नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को वो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। और इसलिए इस बात को कहने और समझने की जरूरत है। केवल एक सदस्य उनसे, उनके थोड़े समकक्ष थे डिग्रियों के मामले, 4 पीएचडी की डिग्री, 32 कुल डिग्रियां बाबा साहब अम्बेडकर ने ली, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी, फर्जी नहीं थी। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस देश में बड़े बड़े नेता हैं, उनकी डिग्री का पता नहीं अभी, और लोग चुनाव लड़ते हैं, फिर डेविड बदल देते हैं। एक बार में इंटर पास करते हैं, अगले चुनाव में बीए पास हो जाते हैं, जबकि पढ़ाई 25 साल पहले छोड़ चुके हैं। देश में सब चल रहा है, लेकिन ईमानदारी की जब बात होगी, प्रतिभा का सम्मान की बात होगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय, उस जमाने के इतने शिक्षित और जागरूक व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने जिस संविधान में सपना देखा, आज हम यहां जब खड़े हैं, इस बात को गांव गांव ये बात समझाने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे लोग नहीं समझ पाते इस बात को। उन लोगों को ये इतिहास नहीं पता है कि हमको जातियों में बांट करके, धर्म के नाम पर लड़ा करके, हमारे हिस्से का हिस्सा छीन करके कुछ लोग पूरे संसाधनों पर कब्जा किए हुए। इससे क्या सबका देश बनेगा? इसलिए यह बात गांव गांव समझाने की जरूरत है कि ये उत्सव मनाने का दिन है। अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता तो मैं ओबीसी समाज से आने वाला एक व्यक्ति, जिसके पुरखे खेत में काम करते थे, गाय भैंस चराया करते थे, दूध बेचा करते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो यही काम करते हुए गुजर गए। न उनको पढ़ने का हक मिला, न उनको उतना सम्मान अधिकार मिला, जितना मेहनत से जी पाए, कमा पाए, उतना रहा। आज मैं अगर उतना पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन पाया तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू है, जिसने इंसान को इंसान के बराबर कर दिया। और इसलिए इस बात को आम जनता तक समझाने की जरूरत है। और ये भीम मेला क्यों लगाया जाता होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं, रास्ते में आते हुए मेश्राम साहब ने पूरा इतिहास बताया। और मैं तो जब भी महाराष्ट्र आता हूं, कई बार मुझे आने का मौका मिलता है, बड़ी हिम्मत और हौसला लेकर जाता है। क्योंकि नागपुर से जब हम आते हैं, बाकी लोगों के लिए नागपुर फेमस होगा संतरा के लिए, नारंगी संतरे के लिए, और मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हमारे लिए जब नागपुर का जिक्र आता है तो वो दीक्षा भूमि में उस मिट्टी से आता है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक नई रोशनी दिखाने का काम किया था। और उसका आंदोलन इस महाराष्ट्र की जमीन पर चला है। महाराष्ट्र के लोगों, हम आपसे हिम्मत लेने आते हैं। आज 28 नवंबर है और आज बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3 गुरु मानते थे। तीनों से पढ़े नहीं थे, मिले भी नहीं थे, लेकिन वैचारिक गुरु मानते थे। पहले गुरु तथागत बुद्ध को मानता थे बाबा साहब अम्बेडकर। उनको लिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में इंसान को इंसान के बराबर मान करके प्रेम, करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील और इस तरह के मानवीय मूल्यों से पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाने वाले तथागत बुद्ध को बाबा साहब अम्बेडकर अपना पहला गुरु मानते थे। और दूसरा गुरु मानते थे, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूं, और हमारे हिंदी की दुनिया में
मध्यकाल में एक बड़े फकीर संत हुए, काकर पाकर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए, अरे इन दो राह न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। पहचानिए मैं किस गुरु की बात करना चाहता हूं। तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, यह पाठ पढ़ाने वाले महात्मा कबीर को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना दूसरा गुरु माना था। उसको बाद अपने तीसरे गुरु के रूप में इसी महाराष्ट्र की जमीन पर महाराष्ट्र के लोगों उस इतिहास के पन्नों पर आइए सैर करने चले। आधुनिक भारत के निर्माता, शिक्षा की ज्योति जगाने वाले, इस देश का पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाले, सत्य शोधक समाज के जरिए इस समाज के सत्य का शोधन करके इंसान को इंसान का बराबर का हक दिलाने वाले उस क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले को बाबा साहब अपना तीसरा गुरु मानते थे। और आज 28 नवंबर का दिन है जब महात्मा फूले इस दुनिया से रुखसत कर गए थे। आज उनका स्मृति दिवस है, इसलिए इस भीम मेला से मैं अपने पुरखा ज्योतिबा फूले को यहां से क्रांतिकारी नमन करता हूं, जिनके बिना ये महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में समता, न्याय और बंधुता का भारत कभी नहीं बन पाता अगर फूले यहां पर न होते। छत्रपति शाहू जी महाराज और महात्मा फूले, इन दोनों के बीच की कड़ी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस समाज को हमें नई भाषा में क्या समझाने की जरूरत है। महात्मा कबीर किस जाति से आते थे? दलित तो नहीं थे। मेरी बात आप लोग समझिएगा इसको गौर से। तथागत बुद्ध कौन थे? दलित तो नहीं थे। उस भाषा में मैं कहना चाह रहा हूं। और महात्मा ज्योतिबा फूले भी दलित नहीं थे। और तीनों को जिन्होंने अपना गुरु माना, आजाद भारत में बाबा साहब अंबेडकर को कहा गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और इस पूरे इलाके में एक बात इसको दोहराने की जरूरत है। जब कोई जातियों में बांटे तो इसका मतलब वो इंसानियत का दुश्मन है। जब जातियों को कोई तोड़ के इंसान को इंसान से जोड़े तब समझिएगा वो इंसानियत के पैरोकार हैं। इसलिए फूले, अंबेडकर, पेरियार और तमाम लोग ये इंसानियत के हैं, ये किसी जाति के नेता नहीं है। और सारे लोगों ने मिलकर के सबकी भलाई का काम किया। इसलिए आज के ओबीसी समाज को भी ये समझने की जरूरत है। महात्मा फूले तो खुद ओबीसी समाज से आते थे। और किस्सा सुनिए महाराष्ट्र के लोगों, हम आपसे क्यों हिम्मत लेने आते हैं इसको समझने की जरूरत है। महात्मा फूले पढ़ने जाया करते थे, उनको छुड़ाया पढ़ाई। फिर उनके दो गुरु मिले, उन्होंने उनके पिता को कहा कि ये बच्चा बहुत काबिल है, हुनरमंद है, इसे स्कूल भेजो। क्योंकि जब वो स्कूल जाने लगे तो पाखंड, अंधविश्वास के ऊपर सवाल करते थे। तो गोविंदराव को लोगों ने भड़काया, लेकिन फिर भी महात्मा फूले अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अमेरिकी क्रांति का जिक्र करते हैं। गांव वालों ये बात समझिएगा, जाति क्या होती है। देखिए हमारे पुरखे झेले थे, इसलिए हमारे लिए एक अच्छी दुनिया बनाना चाहे। उनका मित्र एक ब्राह्मण समुदाय का था। मैं जाति क्यों बता रहा हूं इस बात को समझिएगा। दोनों मित्र थे। उनकी शादी में अपने मित्र को, ज्योतिबा फूले को दोस्त ने बुलाया। वो शादी में साथ जाने लगे। अचानक कुछ लोगों की नजर पड़ी कि शूद्र हमारे साथ शादी में कैसे आ रहा है। उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। बारात से अपने दोस्त के उदास जब ज्योतिबा फूले लौटे, पिता को यह किस्सा सुनाया। पिता ने कहा कि गनीमत मानो कि उन्होंने तुम्हें मारा पीटा नहीं, क्योंकि हम जिस धर्म और संस्कृति को मानते हैं उसमें हमारी जाति के लोग उनके बराबर नहीं जा सकते। महात्मा फूले ने पूछा कि ये जातियां बनाई किसने, क्यों बनाई? इंसान को इंसान से बांट दिया। और फिर वो जो पढ़ाई पढ़ी महात्मा फूले ने, और जिससे इस दुनिया को पढ़ाई के जरिए रोशनी दिखाई महात्मा फूले ने, उन्होंने कहा कि अब मैं स्कूल खोलूंगा। और 3 जनवरी 1848 में उन्होंने पहले अपनी
पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और फिर दोनों फूले दंपति ने मिलकर के 3 जनवरी 1848 को इस देश का पहला ऐसा स्कूल खोला जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया। उन महिलाओं और शूद्रों के बच्चों को शिक्षा देने का क्रांतिकारी काम करने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूं आधुनिक राष्ट्र के निर्माता महात्मा फूले। उन्होंने जब महिलाओं को शिक्षा देने की बात कही तो जाति पूछकर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी। और मैं यहां खड़ा हूं या हम जैसे तमाम लोग, बहुत कम उम्र के लोग, जब इनका परिचय यहां कराया जा रहा था, बहुत सारे राजनेता लोग हैं, मुखिया लोग हैं, और जितना मैं समझ पाया अपने इलाके के सम्मानित लोग मंच पर बैठे हुए। और मैं भी उनको शामिल करके एक बात कहता हूं, क्या हम सारे लोग यहाँ आज सम्मान लेने का हकदार हो पाते अगर हमारे हाथ में कलम, किताब और फूले अम्बेडकर पेरियार का संविधान नहीं होता? हम आज कहीं खेत में काम कर रहे होते, मजदूरी कर रहे होते, सड़क पर पत्थर तोड़ रहे होते। ये तो संविधान लागू हो गया कि हमें हक मिल गया पढ़ने का। इसलिए गांव वालों, आज की तारीख में मैं आपसे कहने आया हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये बात कहूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे लोग जब दहाड़ना शुरू किए तो आज की तारीख में एक नया भारत बन रहा था। लेकिन यहीं से संविधान पर हमला शुरू हो गया है। शिक्षा को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अगर हमारे पूरे इलाके में खोजिए सरकारी स्कूल कैसे बचे हैं। भाई सरकार अगर कोई व्यक्ति चुनता है तो उसका काम था कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई मुफ्त में होनी चाहिए। माना कि अगर हम गरीब घर में पैदा हो गए, माना कि हमारी जाति ऐसी थी कि हमारी जाति में किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो संविधान तो आ गया, अब जाति देखकर तुम रोक तो सकते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल से बाहर भेज दिया, तुम पढ़ोगे नहीं। बाबा साहब घर लौटकर माँ से पूछते हैं कि मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे, तो माँ कहती है कि बेटा हमारी जाति ऐसी है जिनको कहा जाता है कि अछूत हैं। तो बाबा साहब ने पूछा कि कहाँ लिखा है कि हम ऐसे हैं। माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है। बचपन का था बालपन बाबा साहब का। पलट कर पूछते हैं माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान को पढ़ाई से न रोका जाए, इंसान बराबर हो। मौका मिला तो भारत का संविधान लिख दिया जिसमें इंसान और इंसान बराबर हो गए। तो इतना तो मौका मिल गया ना हमें, तो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना तो कानून है, संविधान है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे लोग गरीब हैं, जेब में पैसा नहीं है, तो क्या हजारों रुपए फीस देकर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? ये बात आप भी तो समझते होंगे। और जो भी खेती करता है, किसानी करता है, मजदूरी करता है, यहाँ ठेला लगाए हैं, ये सब हमारे लोग होंगे। गरीब, कमजोर, मजलूम हमारे लोग हैं। और आज भी किसी आदमी से पढ़िए तो पूछने का तो वो कहेगा हमको तो मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का, तो हम मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 2 रुपया भी बचा के अपने बेटा या बेटी को शिक्षा दिला दें ताकि हमारा दर्द और दुख कम कर सके। बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? शिक्षा की अहमियत समझते हैं ना आप? तो 1 रुपया भी बचाकर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। और मान लीजिए आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो जहां हजारों रुपए फीस है वहां आप अपने बेटा बेटी को पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो सरकार का क्या काम होना चाहिए कि हर गांव के आसपास अच्छा सरकारी स्कूल बनाए ताकि गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर का बेटा भी अच्छी शिक्षा पाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी से उसका दुख जो आ रहा है उसको कम करे। बताइए ऐसा ही भारत तो बनाना था। आज ऐसा भारत बनाया जा रहा है कि सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएं और प्राइवेट स्कूल खड़े हो जाएं। जिसके जेब में पैसा हो उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे कम पढ़े, न पढ़े, ताकि अगली बार मजदूरी करने के लिए किसी की कंपनी या किसी के खेत में जाकर के औने पौने दाम पर खड़े हो जाए। ये संविधान को अंदर से कमजोर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? अब दूसरी बात, मैं आपको इशारे में कह रहा हूं गांव वालों, इस बात को गांव, शहर, कस्बे के जहां भी आप सब लोग आए होंगे, अब सरकार नया नया सिस्टम बना रही है। और ये कौन बेच रहा है शिक्षा को? जरा इशारे में कहूंगा, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। संजय साहब रास्ते पर बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि समाज को कैसे जागरूक कर रहा है। लेकिन समाज को चला कौन रहा है? वो तो राजनीति चला रही है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आपके इलाके में नेता कौन बनेगा? अच्छा आदमी सोचता है हमारा बेटा नेता न बने, कुछ पैसा कमा के घर चल जाए, तो आपके इलाके में जो कुछ नहीं कर पाया वो, भाई यहाँ तो जागरूक नेता बैठे हुए। ये लोग अगर अपने मिशन आंदोलन के जागरूक लोग ना होते तो यहां नहीं होते। ये समाज को जागरूक करने के लिए इतने बड़े आयोजन में हम लोग शामिल हैं। तो हमारे पढ़ाई बच्चों की कहां होगी ये कौन तय कर रहा है? राजनीति तय कर रही है। हमारे किसानों की कितनी फीस होगी, किसानों का बजट कितना मिलेगा, खेती किसानी में कितना उनको मुनाफा मिलेगा, ये सारा निर्णय कौन लेता है? ये तो सरकार लेती है। और सरकार कौन चला रहा है? हम तो अपने बच्चों को भेजते नहीं। इसीलिए मान्यवर कांशी राम जो यहीं आए थे नौकरी करने, पुराने लोग वरिष्ठ लोग जानते होंगे, मान्यवर कांशी राम ने ये बात जब समझी तो उन्होंने कहा कि राजनीति गुरु किल्ली होती है। गुरु किल्ली आसान भाषा में कर दूं तो एक बात बताइए, इतिहास अगर हमारे बच्चे नहीं जानेंगे, अब यहां कितनी कम उम्र के लड़के लड़कियां भी आए हुए हैं मेले की तरह। मंच पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। बड़े लोगों आप समझना कि उस बच्ची को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद जब वो किताब पढ़ करके समझदार बनेगी तो अपने माँ और पिता को धन्यवाद देगी कि तुम ऐसे वैचारिक कार्यक्रम में हमको ले गए थे, क्योंकि उसको ये तस्वीरें याद दिलाएंगे कि ऐसी जगह पर गए थे जहां हम इंसानियत की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। इसलिए बेटा बेटी को ऐसी चीजों से जोड़िए। हम क्या करते हैं, हमारा बेटा बेटी पढ़ेगा विदेश, हमारा बेटा बेटी रहेगा बिजनेस करेगा, और समाज में आके कहेंगे उठो गांव वालों समाज को बदलना है। नहीं भाई, आप अपना फैमिली सेट कर लिए तो आके कह रहे हैं कि हमको बदलना है। हमारे सबके बेटा बेटी को इस मिशन आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? ये बात समझ रहे कि नहीं? आपके घर में अगर कोई इस तरह की बात हो तो उससे आप बेटा बेटी को नहीं जोड़ेंगे तो ये मिशन आंदोलन आगे कैसे चलेगा? सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी घर में पैदा हो। शिक्षा इसलिए जरूरी है। अब शिक्षा क्यों जरूरी है, आखिरी 2-3 उदाहरण दे देता हूं। शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नौजवान पढ़ेंगे, यहां मेले से लौटकर घर जाएंगे, तो एक बार माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से पूछेंगे कि ये संविधान क्या होता है, क्योंकि संविधान तो हमारे यहां पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहां बाकी बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जिस देश में हर जगह संविधान पढ़ाना चाहिए वहां संविधान नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि संविधान पढ़ाएंगे तो जनता जागरूक हो जाएगी, तो जनता सवाल करेगी कि अरे भाई तुम 9 साल प्रधानमंत्री रह लिए, तब तुमने कहा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अब तुम देखते भाई। सवाल कौन पूछेगा? जो जागरूक होगा। सवाल कौन पूछेगा? अगर आप नाली सड़क खड़ंजे के नाम पर वोट देंगे तो आपके इलाके का नेता स्कूल बनवाएगा क्या? लेकिन जब आप स्कूल के नाम पर वोट देंगे, शिक्षा के नाम पर वोट देंगे, तो हर नेता की मजबूरी होगी कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, शिक्षा और रोजगार पर बात करे। लेकिन आप तो उसको वोट देते नहीं। जातियों में बटे हो तो आपकी जाति का नेता चुनाव में आपके सामने खड़ा करा दिया जाता है। आप धर्म में बट गए तो आपको धर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि चलो वहां मंदिर बन रहा, चलो वहां वो बन रहा, और आप धर्म के नाम पर मस्त हैं। शिक्षा होगी तो घर में रोशनी आएगी, किसकी? जागरूकता की। तो पहला फायदा शिक्षा का यह है कि आपके घर की आने वाली पीढ़ी जागरूक पैदा होगी, जो घर में जाके पूछेगी कि ये प्रोफेसर साहब जो आए थे, जो फूले की कहानी बताए, वो कौन थे फूले? रोशनी आगे जलेगी। दीपबत्ती जलाते हैं और सारी मोमबत्तियों को उससे जला सकते हैं, लेकिन बुझी हुई मोमबत्ती से कोई मोमबत्ती जलेगी क्या? शिक्षा वह जली हुई मोमबत्ती है जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी। अपने बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने इतने करोड़ों बच्चों का भविष्य लिख दिया। शिक्षा वह ज्योति है जिसके लिए महात्मा फूले को इसी कूड़े और भीड़े वाला में गाली सहनी पड़ी, घर से निकाल दिया गया। भाई ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होगा कि कोई अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले और उसको घर से निकाल दिया गया। सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि रास्ते में जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर मैला फेंका जाता था। आज सब लोग सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं। जो कल उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, आज वो लोग गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं।
लेकिन शिक्षा होती तो कहते थे नहीं, हर चीज का फर्क होता है। गोबर और हलवा दोनों रख दिया जाए तो कौन खाया है कौन नहीं खाना है गाय के बच्चे को भी पता होगा। चेतना का काम है शिक्षा का। तो पहला काम करेगी शिक्षा, चेतना संपन्न करेगी। दूसरा काम करेगी शिक्षा, आपको अधिकारों के लिए जागरूक करेगी कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया है, समाज में कैसे रहना है, कैसे मोहब्बत और प्यार से रहना है, जातियों में नहीं बंटना है, मिलजुल कर एक साथ रहना है। ये शिक्षा जागरूकता लाएगी। और तीसरी और अंतिम बात, शिक्षित अगर जागरूक नागरिक होगा तो उसको मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ गांव में एक दो किस्सा है, वही सुना के अब चूंकि मुझे तुरंत निकलना है, मैं 9:30 बज गया, मैं निकलूंगा। 2 किस्सा सुना रहा हूं शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत, और किसी को आहत नहीं होना है, इसको समझिए। ये बुराइयां हमारे समाज में हैं और इससे लड़ने के लिए हमारे लोग लड़ चुके हैं। हमारे यहाँ एक आदमी, उसके पिताजी गुजर गए, तो अब हमारे देश में तो कैसे हैं, तो कहा बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, नए वाले तख्ती पर जो है आराम से सोते हैं, मार्केट जाने के लिए केवल साइकिल की जरूरत नहीं है, साइकिल मिल जाए तो वो अच्छे से जाने लगेंगे। नई साइकिल खरीद कर पिताजी अभी दे ही रहे थे कि छोटा सा बच्चा जो शिक्षित था, जागरूक था, वो ऐसे ही एक पर्चा लेकर आया और कहा कि नहीं नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो पिताजी बोले क्या झूठ बोल रहा है? कहा कि दादाजी ने जितना आपने भेजा है, न तो गाय उनको मिली, न तो चारपाई मिली, न साइकिल मिली। दूसरा आदमी नाराज होकर खड़ा हुआ, कहा तुमको कैसे पता कि दादाजी को कुछ नहीं मिला? तो उसने कहा देखो दादाजी ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा है कि बेटा तुम्हारा भेजा कोई सामान हमको नहीं मिला। तो वो नाराज होकर आदमी बोला कि चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई, किस रास्ते आई? तो वो बेटा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने चारपाई भेजी थी, जिस रास्ते आपने जो है खत्ता भेजा था। शिक्षा चेतना देती है, शिक्षा जागरूक करती है, अंधविश्वास और पाखंड से बचाती है। शिक्षा आपको जागरूक करेगी, अंधविश्वास में न जाना, पाखंड में न जाना, कलम और किताब हाथ में पकड़ना। धर्म, इन राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टियां जो धर्म के नाम पर दंगा कराती हैं, इनके पहले भी धर्म था लेकिन वो दिल में हुआ करता था। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो आपके अंदर है और बाहर लाकर उसको आपके लिए लड़ा दिया। ये जागरूकता कौन फैलाएगा? शिक्षा फैलाएगी। इसलिए आए कोही के लोगों, नागपुर के लोगों, आज संकल्प लेने का दिन है। 2 संकल्प लेकर के अपनी बात खत्म करूंगा। पहला संकल्प लेना, जिस संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब वैसे लोग सरकार बनाने वाले हैं जो कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे और धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। बताओ इस देश में किसी एक धर्म का राष्ट्र होना चाहिए क्या? सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहें। इसलिए अगर इस संविधान से छेड़खानी होगी तो क्या आप चुप बैठेंगे क्या? क्या आपके ऊपर संविधान का कोई कर्जा नहीं है क्या? क्या फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों की लड़ाई का लाभ हमने नहीं लिया है क्या? तो संकल्प लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान बदलने की बात करने वालों को कुर्सी से बदल करके उतार देंगे, लेकिन संविधान से कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे। ये एक संकल्प लीजिए। और दूसरा संकल्प लेकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आए मेरे लोगों, बुद्ध इसलिए बुद्ध बन पाए क्योंकि ज्ञान की बात की है, बुद्धि की बात की है। कबीर इसलिए कबीर बन पाए क्योंकि कलम किताब हाथ में गई, पढ़ा, अध्ययन किया तो अपना ज्ञान दिया, इसलिए कबीर बने। रविदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मिला, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, ये सारे लोग इसलिए बन पाए क्योंकि शिक्षा और जागरूकता की बात किए। भारत का संविधान शिक्षा की बात करता है। इसलिए आज यहां से लौटिए तो गांव गांव ये रोशनी जगाइएगा। भूखे रहें, प्यासे रहें, 2 रोटी कम खाएं, 2 बोटी कम खाएं, 1 कपड़ा कम पहने, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। पीढ़ियां जागरूक होंगी तो आने वाले वक्त में जो भी खतरा होगा उससे आपको बचा लेंगे। यही बात मैं आपसे कहने आया था। मैं बहुत माफी चाहता हूं कि हम लोग को आने में देर हो गई और कई लोगों की नजर मेरे ऊपर बड़ी टेढ़ी रहती है। उनको देखिए, ऐसा आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जी हुजूरी करे,
हम लोग तो उसूलों की बात करते हैं, तो हम लोग को अपना काम भी मेहनत से करना होगा। सुबह सुबह हमें अपने विद्यालय पहुंचना है, अभी 1 घंटे में हमें एयरपोर्ट पहुंच जाना है। इसलिए संजय मिश्राम साहब से मंच पर ही मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपने इतने प्रेम से हमें बुलाया, लेकिन हम बहुत आराम से रुक नहीं पाए। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि हम आपको सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा वादा रहेगा आगे फिर कोई बहाना ढूंढ करके हम फिर यहाँ आएंगे। और आप सबसे प्रेम मोहब्बत जो मिला है, इतना बड़ा आपने माला पहनाया है, माला तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन वो जो आपकी आंखों में मेरे लिए प्रेम था, उसे मैं अपने सर पर सजाकर घर लौटूंगा। और इज्जत और आबरू से संविधान बचाने की लड़ाई को, शिक्षा बचाने की लड़ाई को, फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने कर रहना, आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहना है, तब जाकर के फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनेगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक ही निवेदन है, जो जहां बैठा है वहीं बैठे रहिएगा, हम चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम डिस्टर्ब ना हो। हमारे और सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिएगा। हम वादा करते हैं कि बहुत जल्दी किसी बहाने से, अभी लड़ाई लंबी है, फिर आएंगे और आपके बीच में दुख सुख साझा करेंगे, अंबेडकर फूले पेरियार के सपनों का भारत बनाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। या ठिकाणी लक्ष्मणजी यादव सर यांनी खूप सुंदर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपलं वक्तव्य सादर केलं आणि या वक्तव्यात ते सांगून गेले की आपला समाज आणि आपल्या समाजातील घटक, आपल्या समाजातील व्यक्ती कसा असायला पाहिजे। त्यांनी या ठिकाणी त्यांना लवकर जायचं असल्यामुळे त्यांनी थोडक्यातच सांगितलं। एकदम सुंदर असं या ठिकाणी व्याख्यान त्यांनी या ठिकाणी सादर केलं। त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार अशा टाळ्यांचा गडगडाट होऊन जाऊ द्या। तो आपने लक्ष्मण जी यादव को सुन लिया है, बहुत मार्मिक और इम्पोर्टेंट उन्होंने ही मुद्दे को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, ये आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और यह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलना है मुझे, रात के 9:45 बज गए हैं और काफ़ी दूर से मैं यहाँ तक आया हूँ आपके लिए यह वीडियो लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।